नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीजीएल 2023 में 27 जुलाई को पहली शिफ्ट में हुए पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। भैया ईडियम्स में ना, ईडियम्स आपके दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्टिव पैसिव में दो क्वेश्चंस थे इससे। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड के भी दो क्वेश्चन थे इस सेट में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से भी दो क्वेश्चन थे इस सेट पे। एंटोनिम्स आपके 5 पूछे गए थे। सिनोनिम्स आपके 2 पूछे गए थे। पैरा जंबलिंग के 2 क्वेश्चंस थे यहाँ से। ग्रामर पोर्शन से 3 क्वेश्चंस थे एरर्स में। और कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट से वो 5 नंबर का आता है, आपको पता है। तो ये पूरा 25 क्वेश्चंस में से आपके ज़्यादातर जो पोर्शन हो कवर करता है वो भैया आपका वो कैप सेक्शन है। वो कैप सेक्शन में आपका आइडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हमारा पूरा फोकस जो है वो कैप सेक्शन पे रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो भैया आया था आपका इस सेट पे, वो पूछा था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम से रिलेटेड था। क्या था वो? हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक आपको पता है भैया। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई कठिन कार्य। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में समझे, टू बिकम अ सीजीएल इंस्पेक्टर इज अ हार्ड नट टू क्रैक। सीजीएल अधिकारी बनना एक कठिन कार्य है, क्योंकि पेपर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, जैसे ये देखो, अखरोट है, ठीक है, वैलनट है, इसको तोड़ना एक कठिन कार्य है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? पहला ही ऑप्शन देखिए भैया, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। हमारा जो यहाँ पे शब्द है भैया, हार्ड नट टू क्रैक, इसका अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य। इससे इसके जो सिनोनिम्स हैं या इससे रिलेटेड और भी जो शब्द हैं वो आज हम सारे देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड्स भी आपके पूछे जाते हैं किसी न किसी तरह से एग्जाम्स में। जैसे अ हार्ड नट टू क्रैक को आप अ टॉल ऑर्डर भी कह सकते हैं, कठिन कार्य। आर्डुअस टास्क भी कह सकते हैं, इसका अर्थ भी होता है कठिन काम। ग्रुलिंग टास्क भी कह सकते हैं, इसका अर्थ भी होता है कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क भी कह सकते हैं, इसका अर्थ भी होता है कठिन कार्य। नॉटी टास्क भी आप कह सकते हैं, इसका अर्थ भी होता है कठिन काम। ऑनरस टास्क भी अर्थ होता है कठिन कार्य। और अपहिल टास्क का मतलब भी होता है कठिन कार्य। इन सब का मतलब होता है भैया कठिन कार्य। पिक्चर से आप देखिए, जैसे ये पहाड़ है ना, उसको उठा रहा है व्यक्ति, कठिन कार्य कर रहा है। इसके अलावा और भी कुछ हमारे पास ईडियम्स होते हैं जिनका अर्थ कहीं ना कहीं कठिन कार्य से मत जुड़ा होता है। जैसे अ हार्ड रो टू द हो। अ हार्ड रो टू द हो, ये हो होता है। ठीक है। बीइंग अ लेजी स्टूडेंट ही फाइंड्स स्टडी अ हार्ड रो टू हो। आलसी विद्यार्थी होने के कारण वो अध्ययन को बहुत कठिन समझता है, कठिन कार्य समझता है। तो अ हार्ड रोड टू द हो का मतलब भी भैया कठिन कार्य से संबंधित है। ठीक है, इससे जैसे मान लीजिए एक रो हो, आपको उसको खोदना है, तो वो भी एक कठिन कार्य, इससे खोदने का काम करते हो, इसे हो बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक कठिन कार्य है। इसके अलावा एक इडियम और देखिए, टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील। किसी कठिन कार्य की शुरुआत करना। ठीक है, टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इज नथिंग बट पुटिंग वंस शोल्डर टू द व्हील। ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना कुछ नहीं, एक कठिन कार्य है। ठीक है, तो इस अर्थ में भी आप कठिन कार्य का प्रयोग इस ईडियम के माध्यम से आप कर सकते हो, टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील। इसके अलावा और भी देखिए भैया, टू हैव और होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर्स। इसका मतलब होता है कठिन स्थिति में होना।
जब कोई व्यक्ति किसी कठिन स्थिति में होता है तो उसके लिए आप ईडियम यूज करते हो टू हैव और टू हैव होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर्स, कठिन स्थिति में होना। बी इन द सेम बोट का अर्थ भी यही है, किसी कठिन स्थिति में होना, टू बी इन द सेम बोट, ठीक है। फेसिंग द सेम चैलेंजेस एज अदर्स, वही कठिनाइयां सामना जो दूसरे फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखो, टू पुट समवन इन अ टाइट कॉर्नर, किसी को कठिन स्थिति में डाल देना, इसका अर्थ भी वही है, कठिन स्थिति में डाल देना। टू पुट समवन इन अ टाइट कॉर्नर, तो इसको भी आप कठिन स्थिति के हिसाब से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो भैया, टू अर्न और टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, ईमानदारी या कठिनाई से धन कमाना, ठीक है। ईमानदारी या कठिनाई से धन कमाना मतलब कठिनाई से। टू अर्न और टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, ईमानदारी का पैसा भैया हमेशा कठिन का पैसा होता है, कठिनाई से कमाया जाता है। तो यहाँ भी आप देखिए कठिनाई का एक अर्थ है, उसको भी याद रखेंगे आप। इसके अलावा रैट रेस, कठिन प्रतियोगिता, इट वॉज अ रैट रेस बट शी गॉट प्राइज, ये बहुत कठिन रेस थी या कठिन प्रतियोगिता थी कोई भी, लेकिन उसे प्राइज मिला, ठीक है। देखो सीढ़ी चढ़ रहे सब लोग यहाँ पे, एक कठिन कार्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। और रैट रेस का मतलब भी कठिन परिस्थिति प्रतियोगिता होता है या कठिन स्थिति होती है, परिस्थिति होती है। इसके अलावा एल्बो ग्रीज, कठिन शारीरिक प्रयास, देखो पूछा लगा रहा है लड़का, कठिन शारीरिक प्रयास या कठिन कार्य, ये सब कठिन कार्य के ही या कठिन स्थिति या कठिन परिस्थिति के ही सारे सिनोनिम्स हैं। एल्बो ग्रीज का मतलब होता है कठिन शारीरिक प्रयास। स्ट्रेन एवरी नर्व, भरसक प्रयास या कठिन कार्य, जब वो कठिन प्रयास, इस अर्थ में भी आप इसे कह सकते हैं। स्ट्रेन एवरी नर्व, भरसक प्रयास करना या कठिन प्रयास करना या कठिन कार्य के रूप में आप समझिए इसे। एक होता है फ्रेज भैया गो अबाउट, गो अबाउट का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को करने का प्रयास करना, ठीक है। गो अबाउट का क्या अर्थ होता है, किसी कठिन कार्य को करने का प्रयास करना। तो यहाँ भी आप गो अबाउट भी इसके साथ ही याद रखेंगे। इसके अलावा एक इडियम होता है भैया द $64 क्वेश्चन। द $64 क्वेश्चन का अर्थ होता है ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर कठिन हो। तो ये कठिन कार्य हो गया, इसे कठिन कार्य के रूप में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका लेकिन अर्थ क्या होता है, ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर कठिन है। तो जो भी चीज़ कठिन है वो सब एक साथ हम देख रहे हैं। एज टफ एज नेल्स, इसका अर्थ भी होता है कठिन कार्य या कठिन स्थिति या परिस्थिति। द थीफ वॉज एज टफ एज नेल, नेल का मतलब नाखून, कठोर होता है वो। तो जो चोर था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, कठिन था, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक के अर्थ में भी इसे आप ये भी कह सकते हैं, एज टफ एज नेल्स, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ठीक है। सब का एक अर्थ। इसके अलावा और भी कुछ इडियम्स होते हैं जिनका अर्थ वही होता है, हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जैसे टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट का अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में बहादुर बनना। जो व्यक्ति विशेष कठिन परिस्थितियों में बहादुर बनता है उसे बोलते हैं, उसको उसके लिए इडियम यूज करते हैं भैया टू बाइट द बुलेट, ठीक है। बियर अप का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में हौसला रखना, बियर अप, ठीक है। ये भी आप हो गया कठिन स्थिति या परिस्थिति के लिए एक फ्रेज। होल्ड ऑन या होल्ड आउट, होल्ड ऑन और होल्ड आउट का अर्थ होता है कठिन स्थिति में जमे रहना या डटे रहना। किसी कठिन स्थिति या परिस्थिति में जमे रहना, डटे रहने के अर्थ में आप होल्ड ऑन या होल्ड आउट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप हार्ड नट टू क्रैक के सिनोनिम के रूप में याद रखेंगे। कीप योर चिप अप,
कीप योर चीप अप का मतलब होता है भैया कठिन स्थिति में प्रसन्न रहना। स्थिति कठिन है कि फिर भी आप प्रसन्न, दैट इज कीप योर चीप अप, कठिन स्थिति, ठीक है। इसके अलावा फेस अप टू, किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना। फेस अप टू का मतलब होता है किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना। तो ये भी आप कठिन स्थितियां परिस्थितियों के रूप में एक फ्रेज को याद रखेंगे। इसके अलावा टू टैक्स वंस ब्रेन, टू टैक्स वंस ब्रेन का मतलब होता है किसी कठिन काम में अपने को लगाना। टू टैक्स वंस ब्रेन, किसी कठिन काम में अपने आप को लगाना, ये टू टैक्स वंस ब्रेन होता है। ये देखो, ये टू बाइट द बुलेट के लिए एग्जाम्पल है। फेसिंग अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज, टू बाइट द बुलेट, ठीक है। तो ये सारे ईडियम्स जो हैं या फ्रेजेस जो हैं आप हार्ड नट टू क्रैक के सिनोनिम्स के रूप में भी याद रखेंगे। ये पूछे जा चुके हैं सब और आते रहते हैं। सेम अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, सबका अर्थ यही होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में था इसमें, इस सेट में, वो था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस बताना है। एक्टिव वॉइस दे रखा है, पैसिव वॉइस में क्या होगा बताना है। क्या है? संयुक्ता हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी। एनिवर्सरी पार्टी के लिए संयुक्ता को 51 केक सॉरी बनाने हैं, ठीक है। जब हैज टू मतलब करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले तो समझे एक्टिव पैसिव क्या है। इसकी हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या करना है। एक्टिव वॉइस में काम को करने वाला जो सब्जेक्ट होता है या जो कर्ता होता है वो आपका वाक्य या सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा या स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। जबकि पैसिव वॉइस में वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। तो जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तथा सब्जेक्ट जो है, जो करता है, वाक्य के अंत में ऑब्जेक्टिव केस में लगाया जाता है। और जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। या वाक्य में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, या तो सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। इसका क्या फॉर्मेट बनता है? सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी टेंस के अनुसार जो भी है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। मेन वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगानी, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका एक्चुअली में? ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, ये पैसिव वॉइस में रहेगी, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे। फिर मेन वर्ब लगानी है, हमेशा थर्ड फॉर्म में लगाओगे, हमेशा, है ना। जैसे गो का गॉन, है ना, वर्क का वर्कड, इस तरह से। वर्क का क्या होगा? थर्ड फॉर्म, वर्कड हो जाएगा। बाय लगाना है या अन्य कोई एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देनी है आपको, और सब्जेक्ट लगा देना है ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है, ठीक है। इसको बाकी एक्टिव पैसिव वॉइस, हम जो एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ क्वेश्चन के लिए हम लोग अभी ये सब समझ रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन बेस्ड है वो है इसके ऊपर, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। इज, एम, आर, हैज हो, हैव हो, हैड हो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है। तो ऐसे में इनकी जो पैसिव बनती है, पैसिव में हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बना जाता है।
जो कि ऐसे ही आप मॉडल्स की भी बनाते हैं। मॉडल्स भी आपके क्या होते हैं भैया, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और ये भी आपके ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रियाएं, तो ये भी आपकी सहायक क्रियाएं हैं, मॉडल्स भी सहायक क्रियाएं हैं। और मॉडल्स की पैसिव कैसे बनाते हैं, बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो इनकी भी जो आप पैसिव बनाओगे तो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे अच्छा, हैव टू, हैज़ टू और इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कुछ करना पड़ता है। क्या आता है अर्थ, कुछ करना है या करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे आई एम टू राइट अ बुक, ठीक है, मुझे एक किताब लिखनी है। तो यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं होती, कोई आपका जो है कंपल्शन नहीं है। आई एम टू राइट अ बुक, ये अंतर बता रहे हैं एम आर वाले सेंटेंसेस में, हैव टू हैज़ टू में। तो आई एम टू राइट अ बुक, मुझे एक किताब लिखनी है। इसका अगर आप पैसिव बनाओगे तो हिंदी में क्या लिखोगे, मेरे द्वारा एक किताब लिखी जानी है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट, अ बुक। इज लगा दिया, बुक के लिए सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। सेंटेंस, ठीक है, उसी टेंस में रहेगा, टेंसेस नहीं बदलते एक्टिव पैसिव में। तो अ बुक, इसकी सहायक क्रिया जो है, एक बुक है तो इज लगा दोगे, ठीक है। इज टू, अब ये हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स है तो इसकी पैसिव कैसे बनाओगे, बी लगा के, अ बुक इज टू बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट का रिटन बाय मी, ये जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, वो बन जाएगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, आई हैव टू डू इट, मुझे करना है। यहाँ कंपल्शन है, हैज़ टू या हैव टू में आपकी बाध्यता हो जाती है, कंपल्शन हो जाती है, मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है। इसका अर्थ क्या होगा, मुझे करना पड़ता है ये चीज़। तो यहाँ पे इट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, इट हैज़ टू। और इट आपका थर्ड पर्सन है तो हैज़ टू लगा दोगे, हैज़ लगा दोगे। इट हैज़ टू, करना पड़ता है मेरे द्वारा, मुझे करना पड़ता है या मेरे द्वारा किया जाता है, तो इट हैज़ टू। और इसकी पैसिव के लिए आप लगाते हो बी। वर्ब यहाँ पे क्या है, डू, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, इट हैज़ टू बी डन। सब्जेक्ट है आई, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, मी, ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, ठीक है। अब हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। संयुक्ता हैज़ टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, संयुक्ता को 51 केक्स बनाने पड़ते हैं एनिवर्सरी पार्टी के लिए। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 51 केक संयुक्ता द्वारा बनाने जाने हैं एनिवर्सरी पार्टी के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, 51 केक्स, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वाइज में ये बना दोगे सब्जेक्ट, 51 केक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ ये एक से अधिक है तो इसको आप हैज़ नहीं हैव दोगे, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल लगा दिया। हैव टू, हैज़ टू की जगह क्या लगा दोगे, हैव टू, ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब के लिए पैसिव के लिए आप लगाते हो बी, बी लगा दिया आपने, 51 केक्स हैव टू बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेक है तो उसको कर दोगे बेक्ड, हैज़ टू बी बेक्ड, किसके द्वारा, बाय संयुक्ता। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाय संयुक्ता। बाकी जो अन्य शब्द हैं वहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, ठीक है भैया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। बाकी एक्टिव पैसिव जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे पूरी फुल डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखो भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था एग्जाम में वो था सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत चुनना है आपको। सबमिसिव पहला आया था सबमिसिव, और यही गलत है। सबमिसिव की स्पेलिंग होती है भैया SUBMISSIV, जिसका अर्थ होता है विनम्र,
दूसरा इसमें शब्द था वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, ठीक है। तीसरा शब्द इसमें भैया कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का मतलब होता है बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बड़ी संख्या में, ये कैलिडोस्कोप का अर्थ होता है। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ठीक है। एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन आप जानते हैं, इसी से शब्द एक होता है भैया एनिमेट। एनिमेट का अर्थ होता है जान या स्फूर्ति डाल देना। एनिमेट का क्या अर्थ होता है भैया? जान या स्फूर्ति डाल देना, ठीक है। आगे देखो भैया, तो ये एनिमेशन के, ये कुछ एनिमेशन से ड्राइंग बनी है, ठीक है। इसको आप एनिमेट जब एज अ वर्ब यूज करोगे तो उसका अर्थ हो जाएगा जान या स्फूर्ति डाल देना, ठीक है। और कैलिडोस्कोप का अर्थ समझ गया आप, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, या इसका एक ऐसे कह सकते हैं बहुरूप दर्शक। इसका जो अर्थ होता है बहुरूप दर्शक, कई सारे रूप, ठीक है, इस अर्थ में भी यूज होता है। हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सबमिसिव। सबमिसिव का अर्थ होता है भैया विनम्र। विनम्र के सिनोनिम्स क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। विनम्र है मतलब हम्बल है, ठीक है, पोलाइट है, टैक्टफुल है, सबसर्वियंट है, जेंटील है, डोसाइल है, कर्टियस है, बिनाइन है, ओबीडियंट, ऑब्सेक्वियस है, मेलो है, या टू बो एंड स्क्रैप का अर्थ भी होता है अत्यधिक विनम्र होना, ठीक है भैया। सबका अर्थ क्या होता है भैया? विनम्र। सबका मोटा मोटा अर्थ होता है विनम्र। जैसे बिनाइन है आपका सौम्य, सौम्य अर्थ होता है, सौम्य या विनम्र एक ही बात है। मेलो आपका मधुर होता है, मृदु, जो मधुर है या मृदु है तो वो भी क्या है? विनम्र ही है। टू बो एंड स्क्रैप का अर्थ होता है अत्यधिक विनम्र होना। क्या अर्थ होता है भैया? अत्यधिक विनम्र होना। तो ये एक साथ सब याद रखेंगे, सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर से देखो, हम्बल, पोलाइट, टैक्टफुल, सबसर्वियंट, जेंटील है, डोसाइल है, कर्टियस है, बिनाइन है, ओबीडियंट है, ऑब्सेक्वियस है, मेलो है, या टू बो एंड स्क्रैप अत्यधिक विनम्र होना। हाँ, देखो ये विनम्रता से झुक रहे हैं, ठीक है। क्लियर है भैया? अभी देखो ये भी पैर पड़ रही हैं। बो, बो का मतलब ही क्या होता है? सम्मान में सर झुका देना ना। ट्री आपने पढ़ा है चैप्टर, वहाँ पे पूरा झुकने के अर्थ में सारे वो कैब्स आपको बताए गए। आप ट्री चैप्टर देख लीजिएगा अलग से पूरा, उससे रिलेटेड जितना भी वो कैब्स है वो आप ट्री सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है। ये विनम्र हो गई। विनम्र के अलावा विनम्रता भी होता है एक शब्द, तो विनम्रता से इसे ऐसे बन जाते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विनम्रता है, देखो हाथ मिला रहे सबसे। मीकनेस का अर्थ भी आप विनम्रता होता है। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का अर्थ भी विनम्रता होता है। डिम्योरनेस, इसका अर्थ भी विनम्रता होता है। डेलिकेसी, डेलिकेसी का भी अर्थ विनम्रता होता है। अर्बैनिटी, अर्बन, अर्बन से बना है, अर्बनिटी। सिविलिटी या डॉसिलिटी, डोसाइल या डॉसिलिटी, सबका अर्थ होता है भैया विनम्रता। ये सब एक साथ याद रखेंगे, सब बारी बारी से कभी ना कभी पूछे ही जाते किसी न किसी सेट में, एग्ज़ाम में, हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, है ना, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आती है, ये सारे शब्द घूम फिर के पूछे जाते हैं, है ना। CPO हो चाहे तो कोई भी। इसके अलावा विनम्रता से के अर्थ में कुछ आप इडियम्स भी याद रखेंगे, जैसे हैट इन हैंड।
आप देखते हैं किसी को जब विनम्रता से किसी को आदमी कोई बात करता है किसी बड़े आदमी के आगे, तो अपनी टोपी अगर लगाए तो उतार देता है। ही टॉक टू मी हैट इन हैंड, देखो अपनी टोपी उतार दी, जैसे मान लो हाथ में ले लिया। अगर कोई व्यक्ति अपनी यहाँ टोपी हाथ में लेके किसी से बात कर रहा है मतलब वो अधिक विनम्र है। तो ही टॉक टू मी हैट इन हैंड मतलब विनम्रता से, ठीक है भैया, विनम्रता से। हम्बली मतलब, ऑब्सिक्वियसली मतलब विनम्रता से। मिन्स मैटर्स, टू मिन्स मैटर्स का मतलब भी होता है विनम्रता से। आवर लीडर इज अ मैन हु ऑलवेज मिन्स मैटर्स, हमारा जो लीडर है वो कैसा व्यक्ति है, बहुत विनम्र है, हमेशा जो है विनम्र रहता है, ठीक, विनम्रता से। इसके अलावा कुछ और भी विनम्र के शब्द हैं। अगर डव, डव शब्द होता है भैया, डव कबूतर को बोलते हैं, और डव का अर्थ होता है विनम्र स्वभाव का, ठीक है। तो डव का प्रयोग भी आप विनम्रता के अर्थ में करते हैं, विनम्र स्वभाव का। लेफ्ट विंगर आपने पढ़ा होगा, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट। लेफ्ट विंगर को बोलते हैं नरमपंथ, नरमपंथ गरमपंथ है ना, वामपंथी, वामपंथी बोलते हैं लेफ्टिस्ट को। लेफ्ट विंगर है या नरमपंथ है। लेफ्टिस्ट विनम्र स्वभाव का, लेफ्टिस्ट मतलब विनम्र स्वभाव का, ठीक है। एक इडियम होता है भैया अंडर द कवर ऑफ ह्यूमिलिटी। अंडर द कवर ऑफ ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता की आड़ में। देखिए यहां भी विनम्रता की बात हो रही है। जैसे उदाहरण के रूप में समझो, शी चीटेड लॉट्स ऑफ पीपल, उसने बहुत से लोगों को ठगा। अंडर द कवर ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता की आड़ में उसने बहुत लोगों को ठगा, ठीक है भैया। तो इसको भी आप एक साथ याद रखेंगे। तो ये हो गए भैया आपके 3 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक ये सारे वो कैप्स आप अच्छे से याद रखिएगा, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।